हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 ठीक है ना, क्लास 10th की जो है फिजिक्स का अगला चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, जिसका लेक्चर फर्स्ट होगा। और आज हम इसके जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है बोर्ड की नज़रिए से मोस्ट आईएमपी है। ठीक है ना, पूरा का पूरा चैप्टर ही मोस्ट आईएमपी है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है ना, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारी ये कमियां हैं, तो उन कमियों को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 12 है फिजिक्स का, ठीक है ना, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक सिटी क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश। ठीक, तो अगर जो लोग जो हैं, अगर आप कक्षा 12 वाली जो है फिजिक्स पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें भी इसी के बारे में बताया गया, तो आप वहाँ भी जान सकते हो। ठीक है ना, तो वैद्युत आवेश होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है ना, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी पदार्थ में अगर वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना, जिसका फार्मूला होता है Q बराबर NE। ठीक है ना, जहाँ N क्या होता है, पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी N जो है किसको प्रदर्शित कर रहा, पदार्थ, जो भी आपका पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उसको प्रदर्शित कर रहा। और E इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब ध्यान रखना, E को हम जो है मूल आवेश के नाम से भी जानते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इसमें आवेश होता है। ठीक है ना, तो ये एक जो है मूल आवेश होता है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक। ठीक, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यूज मैंने जो है लिख दिया है। E इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वैद्युत आवेश आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब ध्यान रखना, जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे जो है डायरेक्ट MCQ में पूछ लिया जाता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एक कूलम आवेश में। ठीक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आवेश होता है क्या, धनावेश, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो धनावेश क्या होता है, किसी पदार्थ में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। ठीक है ना, यदि जो भी पदार्थ है, अगर उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनमें ऋणावेशित कम होगा, और ऋणावेशित कम होगा तो उस पदार्थ का आवेश जो होगा वो कैसा हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। अर्थात पदार्थ कैसा होगा, धनावेशित हो जाते हैं। तो जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज भी अच्छे से समझ लो। तो नेगेटिव चार्ज, तो ऋणावेश क्या है, ये ध्यान, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस आवेश का चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, ऋणावेश हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो अगला टॉपिक आ गया वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश के धारा प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है I इक्वल टू Q/T। ठीक है ना, तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर। अगर हम अन्य मात्रक की बात करें तो अन्य मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, तो अन्य मात्रक आप देख लो क्या हो जाएगा। ठीक, तो अन्य मात्रक में आपका हो जाएगा, भाई आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकंड। ठीक है ना,
तो अन्य मात्रक इसका ये याद रखना कि कूलाम प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है ना। और कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। अगला है वैद्युत विभव, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो विभव क्या होता है, ध्यान दीजिए, एकांक, ठीक है ना, एकांत नहीं होगा, क्या होगा, एकांक, ठीक है ना, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है V बराबर W/Q होता है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है ना। W, अब W का मात्रक क्या हो गया, जूल, और प्रति आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम भी इसका मात्रक होता है, ये ध्यान रखना। तो दोनों मात्रक मैंने लिख रखे हैं। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में किसका जिक्र किया जाएगा, वोल्ट का, ठीक है ना, किसका जिक्र किया जाएगा, तो वोल्ट, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव, ठीक। फिर अगला है भैया वैद्युत विभवांतर, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ध्यान रखना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो विभव में क्या होता है, वहाँ अनंत से वर्क होता है, अनंत से, और यहाँ क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य होता है, कितने, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर, ठीक है ना। जिसे मैंने दे दिया V1 - V2 इक्वल टू क्या होगा, W/Q। इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट ही होता है, ठीक है ना। वोल्ट की परिभाषा, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो वोल्ट की परिभाषा कैसे निकालेंगे, तो वहीं से V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो अगर हम W की वैल्यूज मान ले 1 जूल, ठीक है, कितना मान ले, 1 जूल, और Q का मान कितना मान ले, 1 कूलाम का आवेश है, ठीक है ना। तो इसका विभवांतर कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उनके बीच का विभवांतर जो होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच अगर 1 कूलाम को आप स्थानांतरित कर रहे हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जा रहे हो, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उनके बीच का विभवांतर जो होगा वो 1 वोल्ट होगा, ठीक। फिर अगला है भाई वैद्युत परिपथ तथा वैद्युत परिपथ आरेख। तो वैद्युत परिपथ क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो भाई, वैद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को वैद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर ड्रा कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये आवेश प्रवाहित हो, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, तो यही तो लिखा गया है ना कि विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो देखिए, ये एक आपका बंद मार्ग है, तो ये क्या हो गया, एक वैद्युत परिपथ हो गया, जिसमें ये क्या लगा है, वैद्युत बल्ब है, ये क्या है, अमीटर है, ये क्या है, ये स्विच है जिसे हम कुंजी के कहते हैं, और ये आपकी बैटरी होती है, ठीक है ना। तो बड़ी वाली प्लेट प्लस आवेश को बताती है, और मतलब प्लस को बताती है, और छोटी वाली बैटरी जो होती है माइनस को बताती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो आप इस चित्र के द्वारा इसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ। अब प्रत्येक वैद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव हो गए, जैसे सेल। तो सेल देखो, ये बताया, ये आपका क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, ठीक। तो वैद्युत परिपथ में क्या क्या होते हैं, सेल हो गया, ठीक। फिर क्या बता रहे हैं, विद्युत उपकरण, उपकरण के रूप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ उपकरण में ये हो गया आपका क्या, बल्ब हो गया, ठीक। क्या हो गया, बल्ब हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट है स्विच तार, ठीक है ना। तो स्विच तार क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पे ये लगा है स्विच तार, है ना, इसे हम स्विच बोलते हैं, स्विच, ठीक है ना। और फिर देखो क्या है, आदि लगे होते हैं। वैद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों को, धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को विद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करता है, उसे हम वैद्युत परिपथ आरेख के नाम से जानते हैं। तो ये देखो, ये प्रतीक हैं, तो कुछ प्रतीकों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे ये है, तो ये किसको बता रहा है, ये अमीटर को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, अमीटर को। ये स्विच को बता रहा है, ये बल्ब है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है हो गया, ये सेल को बता रहा है, ये स्विच है, कुंजी को बता रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिपथ
आरेख हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको परिपथ आरेख अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है। तो क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना। अगर आप दूसरे शब्दों में बताना चाहो तो ये क्या है, विभवांतर है। तो आप बता सकते हो कि किसी परिपथ या चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। किसी चालक के सिरों पर लिखिए, अगर जो लोग लिख रहे हैं तो दूसरा परिभाषा जो है दूसरे शब्दों में ऐसे हेडिंग डाल लो, दूसरे शब्दों में। ठीक है ना। तो दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। तो वैद्युत प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर किसके बराबर होता है, ओम के बराबर होता है। तो इसका मात्रक ज़्यादातर क्या मिलेगा, ओम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। और ओम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ये ऐसे प्रतीक होता है। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया है। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इसको ध्यान रखना। ठीक, कि वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है लंबाई। ठीक है ना। तो किसी चालक तार के प्रतिरोध R चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर किसी चालक की लंबाई में वृद्धि की जाए तो उसके प्रतिरोध में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा है क्षेत्रफल। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। R इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसका अर्थ यह है कि चालक का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो अगर चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है ना, क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक। फिर अगला है पदार्थ की प्रकृति। तो पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ किस प्रकृति का है, किस नेचर का है। तो यदि समान लंबाई व समान क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थ द्वारा निर्मित किया जाए, ठीक है ना, यानी अगर मान लो एक कॉपर का है, दूसरा किसका हो जाए, आयरन का हो जाए, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का हो जाए, तो ये भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए। ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा जब तार को निर्मित किया जाता है और इनकी लंबाइयाँ समान ही रहे, ठीक है ना, लंबाई भी समान रहे, क्षेत्रफल भी समान रहे, लेकिन याद रखना तो अगर भिन्न भिन्न तार होंगे तो इन चालकों का प्रतिरोध भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना। प्रतिरोध समान मतलब समान लंबाई के रहे, समान क्षेत्रफल रहे, लेकिन इनका जो पदार्थ हो वो अलग अलग हो, एक कॉपर का हो, एक आयरन का हो और दूसरा एल्यूमिनियम का हो। तो याद रखना है इन सभी का प्रतिरोध जो होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। जैसे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम में विद्युत धारा का क्षय बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। किसके सापेक्ष, कॉपर। तो जब हम लोग घरों में वायरिंग करते हैं तो किसका करवाते हैं, कॉपर का। एल्यूमिनियम का क्यों नहीं करवाते, क्योंकि भाई इन्वर्टर को बहुत जल्दी ये ख़त्म कर देगा। ठीक है ना। तो ये होता है। तो कॉपर की अपेक्षा एल्यूमिनियम का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और चौथा है ताप। तो याद रखना जो चालक का प्रतिरोध होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक के ताप को बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी तार को अगर उसकी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी प्रतिरोध में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए। फिर अगला है भाई नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो क्या लिखा है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल क्या हो गया, L। और दूसरा भी मैंने बताया R प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/A। तो अगर हम दोनों नियम को मिला दें
तो क्या हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल यल अपान ए, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो यल अपान ए। ठीक है ना। तो अगर हम आर इक्वल टू क्या आया, रो यल अपान ए, तो अगर हम यहाँ से रो की वैल्यूज निकालेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपान यल। तो ये होता है इसका फार्मूला, जहाँ रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ये याद रखना। ठीक है ना। तो यही रो आपकी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक, तो ये हो गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक, क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक, तो ये भी याद रखना, इसका भी जो है न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर फॉलो होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स फॉलो कर रहे हैं। इंटर में आओगे तो इसको एक नए परिभाषा के अनुसार प्रदर्शन जो है वो बताएंगे। ठीक है ना। बट अभी आप हाई स्कूल में आप इसी मेथड का प्रयोग करोगे। ठीक, तो अगला टॉपिक है ओम का नियम। भैया ये जो है पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तार के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी वे प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई। ठीक है ना। तो अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यूज आ जाती है आर, तो वी इक्वल टू क्या होता है आर, और यही ओम का नियम होता है। यही क्या होता है, ओम का नियम होता है, ओम का नियम है। ठीक, जहाँ भी क्या होती है वैद्युत विभवांतर, आई क्या होता है तार में प्रवाहित धारा, और आर क्या होता है चालक का प्रतिरोध, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल हम आपको प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बताएंगे और उसका निगमन करके बताएंगे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे, और फिर अगले टॉपिक की ओर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको जो है हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। तो कल मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।